चलिए, तो टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक साइट पर आए हैं। ये एक रेसिडेंशियल सोसाइटी को डेवलप किया जा रहा है और फिलहाल मैं एक रो हाउस यानी ये G+1 का रो हाउस है। इसमें अलग अलग रो हाउस है इस तरह से लाइन में पूरे, ठीक है। तो G+1 के ग्राउंड फ्लोर के स्लैब के ऊपर मैं खड़ा हूँ। इस फ्लोर की, इस स्लैब की यहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की जा रही है। इसकी कास्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो आज हम इस स्लैब की कास्टिंग को लेकर, इसके रेनफोर्समेंट डिटेल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, जानेंगे। इसलिए आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के अंदर बताइएगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आप लोगों को, आपको मैं दिखाता हूँ वन बाय वन। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहाँ पर काम भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, इसलिए आराम से देखिएगा, ठीक है। देखिए, हम अभी जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसके स्लैब के ऊपर है। यहाँ से ये स्टेयर्स है जो कि उसकी फर्स्ट लैंडिंग वहाँ पर हुई है, फर्स्ट फ्लाइट वहाँ पर एंड हुई है। ये सेकंड लैंडिंग है और ये सेकंड फ्लाइट का रेनफोर्समेंट यहाँ पर डल चुका है। अब ये रेनफोर्समेंट थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहूँगा कि इस रेनफोर्समेंट के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको समझनी और देखनी चाहिए। तो पहले थोड़ा हम इस पे बात कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये यहाँ की जो पहली फ्लाइट थी इसका काम खत्म हुआ, उसकी अभी होमवर्क बाकी है। लेकिन क्योंकि हमें जो दूसरी फ्लाइट होती है, ये दूसरी फ्लाइट की लैंडिंग है और ये दूसरी फ्लाइट यहाँ से शुरू हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जो फ्लाइट की शुरुआत होती है, इसके जो रेनफोर्समेंट है वो हमें डेवलपमेंट लेंथ के तौर पर एक्सटेंड करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट लेंथ के तौर पर एक्सटेंड इसलिए करने पड़ते हैं ताकि जो उसकी एडजॉइनिंग फ्लाइट है उसका लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म उसके साथ मैच करे और प्रॉपरली लोड ट्रांसफर हो सके। तो ये जो पूरा एरिया है, इसके जो यहाँ सर आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर इन सरियों को इस तरह से आगे एक्सटेंड करवाया गया है और उसको ओवरलैप, या हम कह सकते हैं इसको लैपिंग करवाई गई है बाकी इसके साथ, रेनफोर्समेंट के साथ, ताकि उसका डेवलपमेंट लेंथ के अंदर बॉन्डिंग प्रॉपरली हो, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये हमने LD जो होता है डेवलपमेंट लेंथ, वो हमने प्रोवाइड किया है। ये सरिये आप देख रहे हो, ये सरिये ये जो हमारी लैंडिंग थी ना, जहां पर मैं खड़ा हूं, इस लैंडिंग के अंदर से इस सरियों को जो है कंटिन्यू करके यहां पर रखा जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे सरियों को छोड़ा जाता है। जब भी हमें ऐसा करना है कि फ्लाइट को आगे कंटिन्यू करवाना है तो हमें हमेशा यहां पर जो है रेनफोर्समेंट को एक्सटेंड करके आगे उसके डेवलपमेंट लेंथ तक छोड़ देना पड़ता है, ताकि वो कंटिन्यू होने वाली फ्लाइट के साथ उसका कनेक्शन प्रॉपर्ली हो सके। तो यहां पर जो है इसी तरह से इसको रखा गया और उसके साथ साथ यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है आप यहां पर देख रहे होगे, ये हॉरिजॉन्टली ये भी रखे गए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, यहां पर ये बीच में जो इसका स्पेस है ना, 2 बार्स के बीच का स्पेस है वो ज्यादा है। और जैसे हम यहां पर इस जंक्शन पे आते हैं, इस ओवरलैपिंग जोन में आते हैं, वहां पर उसका स्पेसिंग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म होता है थोड़ा हैवी हो जाता है, यहां पर मोमेंट ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको यहां पर थोड़ा सा हैवी और डेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी इसके ऊपर जो है इसका प्रॉपर्ली रेनफोर्समेंट हो गया है। अब इसके ऊपर धीरे धीरे कास्टिंग वगैरह का हो जाएगा फोमवर्क लगा के, ठीक है। इसके अभी स्टेप्स जो होते हैं वो उस तरह से रखे जाएंगे, स्टेप्स की रेनफोर्समेंट होगी। ये अभी उसका जो वेस्ट स्लैब होता है उसकी डिटेल्स यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमने देखा और ये कंटिन्यू किया गया है। अभी आप सरिया देखो, यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां से ये जो सरिया है इसको कंटिन्यू करके आगे उसमें इंसर्ट करवाया गया। अब बताता हूं आपको कि उसको कैसे इंसर्ट करवाया गया है, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए कि ये इंसर्शन ऑफ रेनफोर्समेंट इन अपर स्लैब कैसे होता है, ठीक है। लेट मी शो यू वन बाय वन। देखिए, तो ये हमने देखा रेनफोर्समेंट यहां से आया नीचे वाला, और उसको जो है, क्योंकि अब ये अपर स्लैब है हमारा, इसके साथ प्रॉपर्ली उसका बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये फ्लाइट जो है उसका लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जो वो सरिया आ रहा था कंटिन्यू होके, इसको स्लैब के अंदर डेवलपमेंट लेंथ उसका एक्सटेंड करवाया गया। अब ये डिफरेंट जो स्लैब्स होती हैं उनके हिसाब से जो सरिये होती है, हमारी जो स्टेयर होती है, उसके हिसाब से थोड़ा सा जो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग का तरीका होता है वो वेरी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बॉटम उसका लैंडिंग है और अपर स्लैब है या अपर लैंडिंग है, उसके अंदर उनके जो सरिये हैं, जो बार्स हैं, वो प्रॉपरली बॉन्ड बना सके, उतना आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना ही करना है, ताकि उसके अंदर जो लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म है, जो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने की क्षमता है, वो बनी रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, इस तरह से इसको डेवलपमेंट लेंथ देकर। और ये यहाँ पर एक बीम आप देख रहे हो, ये बीम भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इसके ऊपर और एक फ्लोर आएगा, है ना, तो उसके ऊपर और एक फ्लाइट भी आएगी। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर और एक फ्लोर आएगा जो कि हम टेरेस फ्लोर कह सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पर एक फ्लाइट आगे कंटिन्यू होगी,
बेसिकली यहाँ से 2 फ्लाइट जाने वाली है, ठीक है। तो एक फ्लाइट यहाँ से कंटिन्यू होगी, तो उसके लिए क्या किया है, ये फर्दर जो बार्स है इनको एक्सटेंड करके रखा गया है डेवलपमेंट लेंथ LD जितना, ताकि आने वाली जो फ्लाइट होगी उसके साथ इसको बॉन्ड प्रॉपरली करवा सके, ओवरलैप करवा सके और फिर उसको आगे कंटिन्यू करवा सके। तो ये सिंपल सोबर प्रोसेस होती है, आशा है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्लैब के अंदर जो रेनफोर्समेंट दिया गया है वो कैसा है ना। देखो स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट दिया है, अभी आप जो ये स्लैब देख रहे हो ये बेसिकली एक 2 वे स्लैब है ना। 2 वे का मतलब क्या होता है कि इसके चारों जो साइड्स हैं वहां पर लोड ट्रांसफर होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा एक ट्रेपेजोइडल मैकेनिज्म होता है लोड ट्रांसफर करने का। तो ये एक 2 वे स्लैब है। अब इस स्लैब के अंदर जो रेनफोर्समेंट दिया गया है उस पर जरा गौर कीजिएगा कैसे दिया गया है ना। चारों तरफ क्योंकि इसके लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि मेन हमारे जो बार्स होते हैं वो चारों तरफ होते हैं और जो बेंटअप होते हैं वो भी चारों तरफ होते हैं। 2 वे स्लैब के अंदर ऐसा नहीं होता, सॉरी 1 वे स्लैब के अंदर ऐसा नहीं होता। 1 वे स्लैब के अंदर बेंटअप हम सिर्फ 2 ही दिशाओं में देते हैं पैरेलल, लेकिन 2 वे स्लैब के अंदर हमें उसको चारों दिशाओं में देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं इस स्लैब के डिटेल को, इस रेनफोर्समेंट को। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये बॉटम रेनफोर्समेंट है जो कि टॉप उसका मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो बॉटम रेनफोर्समेंट यहाँ पर है और उसका ये टॉप रेनफोर्समेंट है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने बॉटम रेनफोर्समेंट का एक ये सरिया है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट जाने दिया। ये उसका एंड है, ठीक है, वो सपोर्ट का एंड है पूरा, ठीक है, इसको स्ट्रेट जाने दिया। लेकिन जो उसके साइड वाला, उसके एडजस्टेंट, उसके बाजू वाला जो सरिया है उसको यहाँ पर बेंटअप कर दिया गया है। इसको हम क्रैंकिंग कहते हैं या बेंटअप कहते हैं, है ना। अभी जो है और एक टर्म इस्तेमाल होता है उसको हम कर्टेलमेंट कहते हैं, कर्टेल बार। तो कर्टेलमेंट का भी सेम वही कंसेप्ट है कि भाई यहाँ तक बार को काट देते हैं और उसके बाद फिर दूसरा एक टुकड़ा यहाँ पर अलग लगाते हैं। तो वो भी सेम कंसेप्ट है, मतलब दोनों का एक ही है, मकसद भी दोनों का एक ही है, ठीक है। तो ये जो है कई जगह पर इस तरह से अभी भी क्रैंकिंग यूज हो रही है, कई जगह पर कर्टेलमेंट कर देते हैं, काट देते हैं बार्स को। तो यहाँ पर इन्होंने क्रैंक कर रखा है ना। अब ये क्रैंक कितना होना चाहिए, तो 1:6 के रेशियो के साथ इसका स्लोप होना चाहिए और 45 डिग्री पर ये मुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये इतना कोई एक्यूरेट तो साइड पर जाता नहीं है, लेकिन अमूमन एक 45 डिग्री का एंगल सभी को ख्याल आ जाता है देखकर, तो बस उसी हिसाब से इसको मोड़ लिया जाता है, ठीक है। इसको मोड़ने का तरीका होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको बेंटअप किया, लेकिन ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये सरिया इसको स्ट्रेट जाने दिया, ये सरिया आया इसको बेंटअप कर दिया, क्रैंक दे दिया, ये सरिया दूसरा आया इसको स्ट्रेट जाने दिया, वो सरिया उसको अगेन बेंटअप कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने बेंटअप किया। अब आप कहोगे कि ये बेंटअप वाली बात ठीक है, लेकिन उसके साइड में ये जो एक एडिशनल सरिया निकला हुआ है जो कि केवल सपोर्ट पे ही दिख रहा है ना, ये L/4 डिस्टेंस पे है बेसिकली। ये कौन सा डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर क्रैंक किया जा रहा है इसको, L/4 डिस्टेंस पर सपोर्ट से, ठीक है, फेस ऑफ द बीम से। तो L/4 डिस्टेंस में आप कह रहे हो कि एक ये सरिया और भी दिया गया है, इसका क्या मकसद है, तो ये एक्स्ट्रा टॉप बार्स हम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टॉप बार। एक्स्ट्रा टॉप बार हम क्यों देते हैं, तो जब बिल्डिंग की एनालिसिस होती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो मोमेंट हो रही है, यहाँ शियर हो रहा है, यहाँ टॉर्शन हो रहा है, उसकी वजह से रेनफोर्समेंट अगर इनफ नहीं होता तो हमें उसकी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा टॉप बार्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कई जगह पर एक्स्ट्रा बॉटम बार्स भी होते हैं और कई जगह एक्स्ट्रा टॉप बार्स भी होते हैं, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इन बार्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा टॉप बार्स भी दे रखी हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर नहीं है, G+1 का ही रो हाउस है, इसलिए इसमें सरिये भी बहुत हैवी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, ओके। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सरिये जो है बड़े सिंपल से आपको इस तरह से इसकी डिजाइन भी की गई है, क्योंकि बहुत हैवी बिल्डिंग नहीं है, हैवी लोड नहीं है। हैवी लोडेड अगर होता तो इसके अंदर हैवी सरिये इस्तेमाल होते, लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग एक नॉर्मल सी है तो सरिये भी इसके अंदर उसी तरह से नॉर्मल से इस्तेमाल किए गए हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, चलिए एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अभी हम जो है ये 2 वे स्लैब के एंड पोर्शन पर, यानी सपोर्ट के नजदीक जो पोर्शन है वो है, हमने अभी ये देखा, उसी के हिसाब से दूसरा जो उसका साइड है उसमें भी इन्होंने क्या किया है, बेंटअप इसी तरह से प्रोवाइड किया। क्योंकि 2 वे स्लैब है ना, तो 2 वे स्लैब के अंदर चारों दिशाओं में, स्लैब के चारों दिशाओं में हमें बेंटअप करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या किया, देखो अगेन यहाँ पर इसी तरह से ऑल्टरनेट बेंटअप किया है और ऊपर एक एक एक्स्ट्रा टॉप बार्स भी दिए हैं। इसी तरह से ये वाली जो एंड है वहां पर भी बेंटअप दिया है और वो वाला जो एंड है वहां पर भी बेंटअप करके इन्होंने दिया है, क्योंकि ये 2 वे स्लैब है। अब देखिए इस स्लैब के बाजू में एक यहाँ पर आपको दूसरा स्लैब दिख रहा है जो कि थोड़ा डाउन है। अब ये डाउन स्लैब को क्या कहते हैं, इसको हम संक स्लैब कहते हैं। अब संक स्लैब का मतलब क्या होता है, ऐसा स्लैब जो हमारे बिल्डिंग के जो नॉर्मल स्लैब है उसकी लेवल से कुछ नीचे होता है। और कितना नीचे होता है, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई लोग 4 इंच नीचे कर देते हैं, कई लोग 3 इंच करते हैं, कई लोग 5 इंच करते हैं। तो ये डिजाइनर टू डिजाइनर वेरी हो सकता है, लेकिन 4 इंच एक नॉर्मल उसका डाउन करने का ये होता है, साइज होता है।
अब इसको डाउन करते क्यों है, तो इसके कई पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। इसको जो मेजर पर्पस होता है, जो हमारे प्लम्बिंग पाइप्स वगैरह होते हैं उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि भाई संक स्लैब दे देते हैं। अब ये आपने ज्यादातर देखा होगा जहां बाथरूम एरिया होता है ना, जहां पे वॉशरूम वगैरह होते हैं, जहां पर बॉटम में प्लम्बिंग के पाइप हमें निकालने पड़ते हैं, जो कि आजकल कंसील्ड हो चुके हैं। तो उसको प्रॉपरली प्लेस करने के लिए या प्लेस प्रोवाइड देने के लिए हम क्या करते हैं, संक स्लैब दे देते हैं, ताकि वो बाहर ना दिखे, अंदर ही वो हाइड हो जाए और हमारा स्लैब का काम भी होता है। इसको हम संक स्लैब कहते हैं। अब ये जो संक स्लैब आप देख रहे हो, इसकी डिटेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये समझ में आएगी क्या किया है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ है कि ये संक स्लैब के अंदर भी बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट है, जो कि 6 mm बार सही है। ठीक है, 6 mm का बार है। मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही नॉर्मल सी बिल्डिंग, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, G+1 का ही है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अब आप देख रहे हो उस तरह का ये बनाया जा रहा है। आगे बताओ, तो आप बताओ आप एक एक करके। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, संक स्लैब के अंदर ये मैश आपको दिख रही है ना, बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट, ये 6 mm की जाली बना दी है इन्होंने। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या हुआ है कि इसके जो रेनफोर्समेंट है, ये जो रेनफोर्समेंट है, इसको प्रॉपरली इसके अंदर एम्बेडेड यानी इंसर्ट करवाना जरूरी होता है, ताकि इसकी डेवलपमेंट लेंथ के जरिए इसकी बॉन्डिंग प्रॉपरली रहे और इसका लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म भी उतना ही अच्छा हो सके। तो ये जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि इसको सरिये को अंदर तक नहीं ले जाते, यहीं पर छोड़ देते हैं, या फिर एक ले जाते हैं एक छोड़ देते हैं, ऑल्टरनेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, हर सरिये को आपको इस सपोर्टिंग बीम के अंदर हमेशा इंसर्ट करवाना चाहिए। उसी तरह से आप देख सकते हो वहां पर भी वही किया गया है, सारे सरियों को अंदर प्रॉपरली एम्बेड किया गया है, डेवलपमेंट लेंथ के तहत अंदर पहुंचाया गया है बीम के अंदर, ताकि वो संक स्लैब का लोड जो है प्रॉपरली ट्रांसफर हो सके उसके डेवलपमेंट लेंथ की मदद से। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके स्लैब की डिटेलिंग्स। उस तरह से आप यहाँ पर भी दूसरे 2 और संक स्लैब हैं, है ना, ये आप देख सकते हो, सारे संक स्लैब यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं। अब जरा आपको एक और चीज मैं दिखा देता हूँ, इसकी जो स्लैब की ड्राइंग्स है, जो डिटेल्स हैं, वो आप देख लीजिए, ताकि आपको और भी क्लेरिफिकेशन हो जाए इसके अंदर कि किस तरह से यहाँ पर रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग दी गई है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ये आपके सामने एक ड्राइंग मौजूद है। अब इसके अंदर आप देखोगे ये ड्राइंग बेसिकली यहाँ पर बीम की है, ये बीम का शेड्यूल है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बीम का शेड्यूल, जिसके अंदर जो कंक्रीट यूज किया जाएगा M20 ग्रेड का कंक्रीट होगा। और यहाँ बीम के शेड्यूल के अंदर आपको क्या बता रखा है कि B1 का जो साइज, अब B1 का मतलब क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर, हमने अभी हमारी साइट सुपरविजन सीरीज है उसके अंदर मैंने आपको बीम का प्लान बताया था, उसके अंदर बीम के नामकरण होते हैं। नामकरण का मतलब क्या होता है कि भाई B1, B2, B3। अब ये B1, B2, B3 का मतलब क्या होता है कि जो भी डिफरेंट बीम्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, रेनफोर्समेंट, डिटेल, क्रॉस सेक्शन, उसके हिसाब से उसको नामकरण किया जाता है। तो ये B1 है हमारा। अब B1 जो यहाँ पर दिया है ये कितने बाय कितने का है, तो उसकी जो विड्थ है वो 6 इंच की है और ये 15 इंच डेप्थ है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटा नहीं हो गया 6 इंच, तो देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया गया है ना। ये डिजाइनर टू डिजाइनर वेरी भी करता है, G+1 का स्ट्रक्चर है तो बहुत ज्यादा हैवी लोडेड नहीं है। हालांकि कई लोग जो है 8 इंच से नीचे जाते नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन 6 इंच यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर स्ट्रेट बार्स 2 दिए गए। स्ट्रेट बार यानी मेन बार जो है वो थ्रू चलेगा। ठीक है, एक सपोर्ट से दूसरी तरफ थ्रू आउट वो 2 बार चलेंगे 12 mm डायमीटर के। ठीक है, उसमें बेंट अप करना है, एक बार को 12 mm डायमीटर का बेंट होगा और ये बेंट आपका L/4 पर होगा। क्या होगा ये L/4 राइट से, L/4 लेफ्ट से, यानी ये डिस्टेंस दिया गया आपको बेंट अप का। इस तरह से आपको यहाँ पर टॉप रेनफोर्समेंट की, ये बॉटम रेनफोर्समेंट था। ठीक है, अब ये टॉप रेनफोर्समेंट, तो टॉप में भी 10 mm के बार यहाँ पर दिए गए हैं बीम के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा 12 mm का टॉप बार दे रखा है, एक्स्ट्रा बार है ये। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई लेंथ कितनी देनी है आपको, तो ये लेंथ भी आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें डिटेल के तौर पर रेनफोर्समेंट की दे रखी है यहाँ पर। और ये फेस, साइड फेस का मतलब क्या होता है कि जब आपका बीम की डेप्थ 750 mm से ज्यादा या उसके आसपास चली जाती है, तो तब हमें वहां पर साइड रेनफोर्समेंट या फेस रेनफोर्समेंट देने पड़ते हैं ना। तो वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके साथ साथ स्टीरअप यहाँ पर आपको बताया गया है। स्टीरअप के अंदर आप देख सकते हो 8 mm के स्टीरअप दिए गए हैं लेफ्ट साइड पर, और वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर दूरी पर हो गए। उसके साथ मिड में जो है आपको 8 इंच के हैं, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और राइट में भी 6 इंच सेंटर टू सेंटर 8 इंच के, ये 8 mm के। तो इस तरह से ये स्टीरअप की आपको डिटेल दी गई है। हालांकि वैसे तो आपने अमूमन जितनी भी बाकी ड्राइंग से आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, वहां पर जो ये लेफ्ट और राइट साइड होते हैं वहां पर थोड़ा 4 इंच का डिस्टेंस दिया जाता है और बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसका रीजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि थ्रू आउट बीम के अंदर इन्होंने 6 इंच का डिस्टेंस रखा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो
इस साइड के अंदर आपको डिटेलिंग के तौर पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीजें कि स्लैब की डिटेलिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, संक स्लैब का जो रिइंफोर्समेंट होता है वो बाकी बीम के साथ कैसे एम्बेड या कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है। आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई साइट मौजूद है तो आपको मैं यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने आसपास की साइट पर जाइए इस तरह से और वहां पर देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज हो रहा है, जो ड्राइंग्स वहां पर मौजूद है उसके हिसाब से किस तरह से किया जा रहा है, वहां पर साइजेस क्या ली जा रही है ना, वहां पर रिइंफोर्समेंट किस तरह से बिछाया जा रहा है, वहां पर क्या स्पेसिंग रखी जा रही है, डायमीटर कौन से लिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें आप जब देखोगे अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, तो आपको पता चलना शुरू होगा कि ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज होता है वो किस तरह से कैरी ऑन किया जाता है, किस तरह से एग्जीक्यूट करवाया जाता है। आपको थोड़ा वक्त साइट पर जाके बिताना पड़ेगा। जब तक आप थोड़ा वक्त साइट पर जाके नहीं बिताओगे तब तक आपको इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि कल को आप भी जब साइट पर जाओगे तो आपसे भी एज अ इंजीनियर लोग ये सारे सवाल आपसे पूछेंगे। कहीं आप इंटरव्यू में जाते हो या कहीं साइट पर काम करने जाते हो साइट सुपरवाइजर के तौर पर, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप खुद जाकर ये सारी चीज़ों को अपनी नज़रों से देखोगे और इसको दिमाग लगा के थोड़ा समझोगे कि इसमें कर क्या रहे हैं, गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। हमने जो पढ़ा, जो टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज हमने लिया है उसके मुताबिक ये क्या सही है, क्या गलत है, कितना फॉलो किया जा रहा है फंडामेंटल्स को, कितना छोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास पता होना हमें ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के बाद एक कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आसपास की साइट पर जाइए, इस तरह से जो काम चल रहा है कहीं तो उसको एक बार नज़रों से खुद देखिए और देखने के अंदर आपको एक उत्सुकता होनी चाहिए कि ये जो रिइंफोर्समेंट बिछाया गया है इसके पीछे का मकसद क्या था, मतलब किस तरह से इसको बिछाया गया है। जो बॉटम में जो आप शीट देख रहे हो है ना, इसको सेंटरिंग शीट कहते हैं। अब ये सेंटरिंग शीट की जो प्रिपरेशन की तैयारी, मतलब जो प्रोसेस होती है वो कैसे की जाती है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे उसको सपोर्ट नीचे से जो हम सपोर्ट कहते हैं वो सपोर्ट बल्लिया हम यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, स्टेजिंग होती है तो वो कैसे दिए जाते हैं, उसका क्या तरीका होता है, उसके ऊपर फिर ये सरियों को कैसे बिछाया जाता है, इसके बीम को कैसे यहाँ पर ढाला जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके अंदर जब तक ये क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक आप इन सब चीज़ों को समझने के लिए सक्षम नहीं होगे। तो आपको क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको ये सारी चीज़ें समझकर देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर स्लैब का रेइंफोर्समेंट देखा, उसके रेइंफोर्समेंट डिटेल देखी और उसी के साथ साथ जो स्टेयरकेस का रेइंफोर्समेंट होता है वो भी हमने यहाँ पर बखूबी देख लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से और भी साइट की हम प्रैक्टिकल वीडियोस आपके पास लेकर आते रहेंगे, आपको हम दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इसलिए आप भी इन सब चीज़ों को, इस तरह के नॉलेज को आप देखना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप लोग हमारे टेक्निकल सिविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसमें ऑल नोटिफिकेशन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एक लाइक तो बनता है इसके लिए। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और टेक्निकल सिविल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।